So yeah, hello everyone. Welcome to EduCentrum. Our today's topic is parliamentary committees. अभी के जैसे अपन रिसेंटली में देख रहे थे कि द लेटेंट शो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए थे। तो अभी उसको लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज़ जो है वो इरप्ट हुई, और उन कंट्रोवर्सीज़ के माध्यम से अभी न्यूज़ में ये आ रहा था कि कुछ लोगों को जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के सामने बुलाया जाएगा और उनसे आंसर्स लिए जाएंगे कि वाई दे सेड सो और इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे रहने वाला है। एज़ वी नो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है वो पार्लियामेंट का एक सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है, उसके बिना पार्लियामेंट को जो है प्रॉपर फंक्शन करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग प्रीवियस यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में देखते आए हैं कि यूपीएससी का एक टॉपिक रहा है पार्लियामेंट से क्वेश्चंस पूछने का, जिसमें कि प्रीलिम्स के रोल में भी और मेंस के रोल में भी, दोनों में ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो वही हम लोग थोड़ा जानते हैं इसको यूपीएससी के पर्पस से भी, और इवन दो एक नॉर्मल पर्पसेस से भी, कि किस तरीके से कमेटीज़ जो है वो फंक्शन करती है, डे टू डे पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन करने में हेल्प करती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो लेक्चर है वो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा, हिमांशु यादव। सो लेट्स मूव टू फर्दर। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है? सबसे पहला सवाल तो यही है, और कैसे काम करती है। तो एक बात को ध्यान रखिए कि इनको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में चुने हुए एमपीज़ बैठते हैं, एमएलएज़ बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। बट जहाँ जहाँ पर एक्सपर्टीज़ की बात आती है तो फिर वहाँ पे हम लोग उनको पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर बहुत कम इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। सो अलग से कमिटीज़ बनाई जाती है जिसके अंदर की जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी बिठाया जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं तो इस वजह से इनको बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो पार्लियामेंट कमिटीज़ के द्वारा लिए जाते हैं। वो डिसीजंस कुछ के बाइंडिंग भी होते हैं, कुछ नॉन बाइंडिंग भी होते हैं। तो पहले देखते हैं कि इनको मिनी पार्लियामेंट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर ग्रुप्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म टू डेवलप into specific matter to the legislation, governance and administration। सबसे पहली बात कि स्पेसिफिक मैटर के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती है। ठीक है, चाहे वो गवर्नेंस का मैटर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हो। ठीक है, they offer a platform of thorough examination of issues that may not receive sufficient attention during the regular parliamentary sessions। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जो कि रेगुलरली पार्लियामेंट में इशू डिस्कस नहीं हो पाते हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के थ्रू जो है उनका डिस्कशन होता है और एक रिपोर्ट आती है जिसको वो थॉरली स्टडी कर सकते हैं। डिटेल स्क्रूटनी का रोल होता है इनका। दीज कमिटीज़ फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट अनेबलिंग डिटेल्ड एनालिसिस और डिस्कशन ऑफ द वेरियस टॉपिक्स। जैसे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि राफेल का जो केस हुआ था उनके अंदर भी एक पार्लियामेंट्री जो जेपीसी बिठाई गई थी, या फिर इसके अलावा अभी रिसेंट में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके लिए उसको भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के थ्रू जो है एनालाइज किया गया। इसके अलावा जो है जो आपका बजट होता है ये भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भेजा जाता है। और इसमें हम आगे देखें तो दे प्रोवाइड अ स्पेस फॉर एक्सपर्ट, स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक टू इंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें पब्लिक का भी रोल होता है क्योंकि कोई भी जो बिल होता है अगर उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे डाला जाता है, जिसमें कि आप अपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन सजेशंस को अगर आप देते हैं, गवर्नमेंट उनको स्टडी करके और फिर उनको अपने जो बिल है, ड्राफ्ट बिल है उसके अंदर ऐड ऑन करके और उनमें सुधार ला सकती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती है वो कितने टाइप की होती है और कैसे काम करती है।
तो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है, एक तो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है और दूसरी एड हॉक कमिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती है कि दीज आर परमानेंट कमिटीज़ स्टैब्लिश एवरी ईयर और पीरियोडिकली, ठीक है। तो ये हमेशा हर साल जो है नई कमिटीज़ बनाई जाती है, बट ये परमानेंट होती हैं कि इनका बनना कंपलसरी है। They further categorize into financial committees, departmental standing committees and other standing committees, ठीक है। तो इनके जो नाम है उसी के हिसाब से जो है उनके कार्य भी होते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज़ जो कि फाइनेंस को मॉनिटर करती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग जो कि डिपार्टमेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, उनमें हुए काम को करती है, और उसके अलावा बाकी की स्टैंडिंग कमिटीज़। अब आती हैं एड हॉक कमिटीज़। एड हॉक कमिटीज़ क्या करती हैं? These are temporary committees formed for specific purpose and disband after their task is completed, ठीक है। कोई टेम्पररी मेजर इशू आ गया, उसके ऊपर डिस्कशन करना है, पार्लियामेंट में अगर टाइम नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं कि एड हॉक कमेटी का गठन किया जाता है। अब इन कमेटीज़ में लीडर सिर्फ वो जो लोग वही लोग नहीं होते जो कि सत्ता में होते हैं, ऑपोजिशन के मेंबर्स भी बैठते हैं, लोकसभा के मेंबर्स ऐड ऑन होते हैं, राज्यसभा के भी ऐड ऑन होते हैं। दैट डिपेंड्स कि वो किस तरह की कमेटी है। बाहर से अगर किसी एक्सपर्ट को ऐड करना है तो वो भी ऐड होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल इंक्लूड सेलेक्ट जॉइंट कमिटीज़ फॉर एग्जामिनिंग स्पेसिफिक बिल्स एंड इंक्वायरी कमिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक इशू, ठीक है। तो ये हो गई एड हॉक कमिटीज़। अब इन कमिटीज़ का जैसे ही काम ख़त्म होगा इनको डिसबैंड कर दिया जाएगा। और स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या है, वो एक साल के लिए बनेगी और फिर उनको हटा के वापस से रिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है, या पीरियोडिकली जो है उनको रिन्यू किया जाएगा। तो आप लोगों का काम क्या रहेगा कि इनका आर्टिकल देख लीजिए कि स्टैंडिंग कमिटीज़ या एड हॉक कमिटीज़ जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब ये इनके क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करती हैं ये कमिटीज़, थोरोली एग्जामिन बिल, सजेस्ट अमेंडमेंट एंड इंश्योर वेल ड्राफ्टेड एंड इफेक्टिव लेजिस्लेशन, ठीक है। जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के लिए जो है जॉइंट कमेटी बैठाई गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो बिल आया उसको पब्लिक के पर्पस से, पर्सनल पर्पस से और इवन दो गवर्नमेंट के पर्पस से भी है, उसको एग्जामिन किया, अमेंडमेंट दिए और उनको गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उसमें वापस भेजे। फाइनेंशियल ओवरसाइट लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के बजट के यूटिलाइजेशन को जो है वो इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है उसको सही तरीके से जो है खर्च किया गया है, उसके अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, तो उस कैग की तरह भी काम करते हैं ये लोग। फाइनेंशियल कमेटीज़ जो है, जैसे कैग का काम क्या होता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्सपेंस हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प से, तो उन सभी को वो एनालाइज करता है। इसी तरह से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और ये एस्टिमेट कमेटी आपके बजट्स में हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें इन कमेटीज़ के बारे में क्या देखना है कि देखो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज़ है। हमें जब इनके बारे में पढ़ना है तो हमें ये देखना है कि कितने मेंबर होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद में ये देखना है कि इसके अंदर खाली लोकसभा से ही मेंबर हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के मेंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात हमें ये देखना है कि इसके जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई मिनिस्टर हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ कि इसमें एक्स्ट्रा बाहर के लोग जो हैं वो ऐड ऑन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ो। अब नेक्स्ट जो है पॉलिसी रिव्यू। कमिटीज़ रिव्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ने उसको रिव्यू किया। अब उसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो उसको बताएंगे। नरेगा है, नरेगा को भी पॉलिसीज़ के अंदर रिव्यू करके उसमें डेवलपमेंट लाया जाएगा, जो भी लूप होल्स होंगे उनको दूर किया जाएगा। तो इस तरीके की पॉलिसी को रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव रोल कमिटीज़ इन्वेस्टिगेटेड मैटर सच एज पब्लिक कंसर्न। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैम हुआ था वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो है वो
इन्वेस्टिगेट किया गया था। ठीक है, तो इनके आपने रोल्स देख लिए। अब इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है कि एफिशिएंसी। दे अलाउ द डिटेल स्क्रूटनी ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, सेविंग टाइम फॉर द फुल पार्लियामेंट। जैसे कि पार्लियामेंट में कोई किसी टॉपिक को लेकर ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है और कोई नया मैटर जो है वो पब्लिक के सामने, गवर्नमेंट के सामने आ गया, पार्लियामेंट के सामने आ गया कि हमें ये डिस्कस करना है और पब्लिक उस चीज़ से बहुत परेशान है, तो उसके लिए एक एडॉक कमेटी जो है वो बना दी जाएगी। वो उसको डिस्कस करके, उसको डिटेल्ड स्क्रूटनी करके और आपके पार्लियामेंट के सामने एक रिपोर्ट रख देंगे, जिससे कि जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, एक्सपर्टीज़ जो है वो ऐड ऑन हो जाती है। एमपीज़ विद स्पेशलाइज नॉलेज कंट्रीब्यूट टू द बेटर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हमें ये पता है कि व्हेन एवर देयर इज़ डिबेट इन पार्लियामेंट, तो हर पार्टी को उसके मेंबर के अकॉर्डिंग जो है टाइम दिया जाता है। बहुत सी बार क्या होता है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है एमपीज़ का, वो पार्लियामेंट बहस में टाइम कम होने की वजह से वो बहुत चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर उस तरह के मेंबर्स हैं, अगर वो ऐड ऑन होते हैं कमिटीज़ के अंदर, देन उनका जो नॉलेज है किसी स्पेसिफिक फील्ड का, चाहे सोशल हो, चाहे ऑटोमेशन का हो, या किसी भी टॉपिक में हो, तो दे कैन एक्सपर्टाइज देयर नॉलेज। प्लस ट्रांसपेरेंसी होती है, बिकॉज इसमें जो डिस्कशंस होते हैं वो ओपन होते हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स भी ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बाय पार्टीशनशिप होता है, तो दे कॉपरेट द रूलिंग ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस फेस्ड बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के सामने चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, डिलेड रिपोर्ट्स। ठीक है, इनको रिपोर्ट सबमिट करने में बहुत टाइम लगता है। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि जो भी एमपी एमएलएज होते हैं, दे आर ऑलरेडी अंडर टू मच वर्क प्रेशर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। प्लस जो चीज़ें सॉरी प्लस जो चीज़ें उनके सामने, जो डिटेल प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को उसको वो देख रिपोर्ट को क्लियर करने में टाइम लगता है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट रहता है। ठीक है, कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस को मानने में बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशानी भी होती है। बट कुछ कमिटीज़ हैं जिनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग होता है या फिर ऐसे होता है, तो एक बार आप जब पढ़ेंगे तो उसको देख लीजिएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कमिटीज़ ऑफन लैक एडिक्वेट स्टाफ एंड रिसोर्सेज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, पार्टीशन इंटरेस्ट कैन समटाइम ओवर शेडो द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिफॉर्म क्या क्या चाहिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कि इनकी जो डिले इन रिपोर्ट्स है उसको, उसके लिए एक टाइमलाइन फिक्स की जाए कि अगर कोई एडॉक कमेटी है तो उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करवाना है। रिकमेंडेशंस जो है वो बाइंडिंग हो। ठीक है, मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है या तो वो बाइंडिंग हो, अदरवाइज वो इस तरह से, क्योंकि इफ़ गवर्नमेंट इज़ रिजेक्टिंग देयर रिकमेंडेशन, then there should be a proper reason for that कि this is the main reason, that's why we are rejecting these recommendation by this। बिकॉज इसके अंदर आप देखोगे अगर कोई कमेटी बनाई गई है तो उसमें मनी इन्वेस्ट होता है, टाइम इन्वेस्ट होता है, पीपल की एनर्जी भी लगती है, एंड गवर्नमेंट इफ नेगलेक्टिंग ऑल दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, कमेटी मीटिंग्स एंड रिपोर्ट शुड बी मेड मोर एक्सेसिबल टू द पब्लिक टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, कमिटी शुड बी प्रोवाइडेड विद द बेटर रिसोर्स एंड एक्सपर्ट सपोर्ट टू एनहांस देयर कैपेबिलिटीज़। ठीक है, अब आपके यूपीएससी के अंदर रिलेवेंस क्या है कमिटीज़ का? ठीक है, तो सबसे पहला है कि प्रीलिम्स के अंदर तो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक कमेटी जो है वो कैग के तरह वर्किंग करती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस में भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स के होते हैं। फिर इंटरव्यू के अंदर भी आपसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है कि पार्लियामेंट्री कमिटी सर्व एज अ बैकबोन ऑफ
इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस ensuring थ्रू स्क्रूटनी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं कि दे सर्व एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड स्क्रूटनी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को ये इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक आप डिटेल्ड आपने देख लिया कि ये इस तरीके से काम करती है। इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लस जो कुछ चीज़ें मैंने आपको इन बीच में बोली कि कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से होते हैं, जो रिपोर्ट्स है वो बाइंडिंग होती है, रिकमेंडेशन, तो वो सारी चीज़ें आप जब लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट का चैप्टर देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ उठाइए, उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने स्टडी को, एज वी नो कि देर आर ओनली 103 डेज लेफ्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, तो अब आपको जो स्टडी करनी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स में या बहुत ज़्यादा कंसाइज रखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, एक ही रिसोर्स को बार बार दोहराइए, तो दैट विल बी मच हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड द मैनी न्यू रिसोर्सेज। ठीक है, प्लस एक और बात है कि सी सेट के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, बिकॉज सी सेट जो है वो बहुत लोगों का मैंने देखा है कि आपका प्रीलिम्स जो है प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में जो है मार्क्स 1010 या फिर कितने भी मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, या 110 120 मार्क्स तक आ रहे हैं और उनका जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, दैट इज़ ड्यू टू जीएस पेपर, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर 2 है उसकी वजह से, सी सेट के पेपर की वजह से नहीं हो पा रहे। सो प्लीज़ डोंट टेक सी सेट लाइटली एंड हैप्पी लर्निंग। और लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ग्रो कीजिए, एंड थैंक यू फॉर दैट।